नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली केसेस पर। आज देखिए 26 अप्रैल है और आज हम लोग देखेंगे डेटा फैक्ट्स रिपोर्ट्स में आज हमारे 3 टॉपिक रहेंगे। एक 2 पेपर थर्ड के रहेंगे। जैसे ये है पहला टॉपिक नक्सलवाद पर आप डेटा पूरा देखेंगे और क्या-क्या सरकारी प्रयास रहे, अब तक क्या स्थिति रही है, पूरा इसका करंट का है। और एक देखेंगे पेपर फर्स्ट का ग्लेशियर से संबंधित बहुत अच्छा डेटा है पेपर फर्स्ट के लिए। और एक टॉपिक आपका देखेंगे पेपर थर्ड से ही है, वो भी एआई शिक्षा में एआई का क्या उपयोग है, तो वो देखते हैं। एआई आपका पेपर थर्ड से टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो उसे आप समझ सकते हैं इस पे। और जो लोग आंसर राइटिंग करना चाहते हैं वो ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8527434727। ठीक है, तो आप इस ग्रुप पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए अगर उससे जुड़ना है तो। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 26 अप्रैल है तो आज इसमें पहला है नक्सलवाद पर डेटा फैक्ट देखेंगे। लेटेस्ट क्या है स्थिति अब तक की, कितना कमी आई है या वृद्धि हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। बहुत अच्छा आर्टिकल था ये, तो सारा डेटा निकाल के आपका यहाँ प्रेजेंट कर दिया गया है। देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ से शुरुआत। आप बेसिक आपको नहीं पढ़ा है तो इस पे वीडियो पढ़ा है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं नक्सलवाद पे क्या होता है, कैसे क्या, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये डेटा पे बात करेंगे हम लोग। तो देखिए ये 2004 से लेकर 2014 तक की स्थिति थी जब यूपीए सरकार होती थी। तो उस समय क्या था कि टोटल लगभग 1750 जवान आपके शहीद हुए थे नक्सलवाद से। और यहीं आप देखेंगे 2014 से लेकर 23 तक कितनी कमी आई है, तो 485 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें 72% की कमी देखी गई है। तो ये आप कहीं भी कोट कर सकते हैं, आपसे नक्सलवाद पे पूछा ही जाता है क्वेश्चन नॉर्मली, तो आप इसको डाल सकते हैं। कितनी कमी है? 72% की। और नागरिकों की मौतों में देखें तो 68% की कमी आई है। कितनी? 68। और जो घट के 4285 से घट के संख्या कितनी होगी? 1383। तो ये डेटा है जो आपके काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा करंट से ही डेटा है रिलेटेड। दो अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, पुराने समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है इसके लिए, तो आप जिनको कोट कर सकते हैं। 2009 में देखिए चला था ऑपरेशन ग्रीन हंट, चलाया था। यूपीए की सरकारी हुआ करती थी उस समय ये शुरू हुआ था 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट। ये चलाया गया था नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, लेकिन यह सुरक्षा बलों के लिए ही काल बन गया था। क्यों? क्योंकि देखेंगे कि 2010 में दंतेवाड़ा में देखेंगे 76 जवानों की एक दिन में हत्या हो गई थी। ये बहुत बड़ा केस था। और ये घरेलू मोर्चे पर अगर इसको देखें तो ब्लू स्टार नामक जो ऑपरेशन चला था, उसके बाद में सुरक्षा बलों की सबसे ज्यादा मौतें इसी में हुई थी, जो ऑपरेशन ग्रीन हंट है। तो इस पे काफी वेब सीरीज मूवियां भी बन चुकी हैं, उन्हें भी आप देख के समझ सकते हैं। तो ये आप कोट कहीं भी कर सकते हैं नक्सलवाद में। आगे देखते हैं, और भी है इसमें बहुत कुछ डेटा है, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस डेटा की। देखिए मलकानगिरी है। मलकानगिरी में क्या हुआ था, वहां के कलेक्टर को अगवा कर लिया गया था नक्सलियों के द्वारा। नाम था विनीत कृष्णा। और इसके बदले में मांग की गई थी 8 माओवादियों को रिहा करने की। तो यूपीए सरकार थी उस समय, तो रिहा कर दिया गया था। इसी समय देखेंगे तो कार्बन जो अरवन नक्सली थे, जो अरवन नक्सली वर्ग जो उभरा था, जो बोलते हैं शहरी नक्सलवाद, तो वो इसी समय उभरा था। उसका मतलब क्या था कि माओवादी समर्थकों का पढ़ा लिखा वर्ग जो था, उसे बोला जाता था अरवन नक्सली। तो ये आपसे पूछ सकता है कि अरवन नक्सलवाद क्या है, कैसे क्या है, तो आप दिखा सकते हैं इसमें। तो ये माओवादी समर्थकों का एक पढ़ा लिखा वर्ग है। आगे देखते हैं 2015 से स्थिति क्या है। तो 2015 से यहाँ आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ में एक नीति चलाई, कार्य योजना शुरू की थी, राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 में शुरू की गई थी। ये तो इसमें क्या प्रावधान थे कि हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। पहला तो ये है। अब ये सरकारी प्रयासों में डाल सकते हैं आप 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस। पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण किया गया जाएगा, बोला गया इसमें। प्रशिक्षण हेतु क्या किया गया? विशेष फंड का निर्माण किया गया। और हिंसा प्रभावित जो राज्य थे उनके लिए विशेष बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक योजना चलाई गई। तो ये सारे कार्य हुए थे इसी कार्य योजना के तहत 2015 में। आगे देखते हैं। दूसरा बनाया गया। देखिए मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल जब शुरू हुआ, तो उसमें वामपंथी उग्रवाद एक प्रभाग बनाया गया गृह मंत्रालय के अधीन। तो इस नाम से एक अलग डिवीजन का गठन किया गया। किसके अंतर्गत था? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही था। इंडिया रिजर्व बटालियन का भी गठन किया गया इसी समय। किसका? इंडिया रिजर्व बटालियन। तो ये आप मेंस में कोट कर सकते हैं आंसर में, जब भी आपसे पूछे ये आतंकवाद और नक्सलवाद पे। आगे देखते हैं 2014 से लेकर 2023 तक वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में देखेंगे तो 52% से अधिक की कमी आई है। 2014 से लेकर 23 तक कितनी आई है? 52% की कमी। कुल मौतों में देखेंगे तो 69% की कमी आई है। तो ये आप डेटा कहीं भी कोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं कुछ सरकारी प्रयास भी हुए हैं, जो हमने बात की है ऊपर वो तो है ही है, कुछ अन्य भी है। जैसे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने सरकारी प्रयास हैं, कई सारी विकास परियोजनाएं चलाई गई हैं। जैसे वामपंथी उग्रवाद ग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं, उनमें देखिए 17,600 किलोमीटर सड़कों को निर्माण के लिए इतनी मंजूरी मिली है, 17,600 किलोमीटर। और 250 कितने 250 किलेबंद पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया गया है। और सड़क आवश्यकता योजना ये चलाई गई है। 8 राज्यों के 34 जिलों में ये लागू हुई है जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं। कौन सी? सड़क आवश्यकता योजना। और इसी में देखिए 5362 किलोमीटर की जो सड़क है, उसका निर्माण पूर्ण हो चुका है। और अगस्त 2014
14 में क्या है किया है कि मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी है, तो ये इसकी मोबाइल टावरों की स्थापना की जा रही है कहाँ पे, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जिससे आसानी से ट्रैक किया जा सके 2014 से। अब देखिए आगे, अब तक लगभग कितने हो चुके हैं मोबाइल टावर बनाए जा चुके हैं, तो ये 4885 मोबाइल टावर लगाए जा चुके हैं। तो ये आप डेटा इस तरीके से आप देंगे तो आपको देखने को कहीं और मिलेगा नहीं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरे चरण में देखिए अभी इतना तो लगाए जा चुके हैं मोबाइल टावर, और ये 2542 जितने अब ये लगाए जा रहे हैं। तो ये सरकारी कदम में आप डाल सकते हैं कहीं भी। पीड़ित परिवारों हेतु मुआवजा बढ़ा के 40 लाख कर दिया गया है। जो हिंसा, उग्रवाद या नक्सलवाद से प्रभावित हैं परिवार, उनके लिए मुआवजा 40 लाख कर दिया गया है बढ़ा के। पहले ये 5 लाख था, फिर 20 लाख किया, स्टार्टिंग में 5 था, फिर देखेंगे 20 हुआ, अब ये बढ़ा के 40 कर दिया है। और पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किया गया है। तो ये थे सरकारी प्रयास। तो ये डेटा आप नोट डाउन कर लीजिए, और आपको ये ग्रुप पे भी मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए उसको। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखिए, ये है दूसरा, आप बहुत पेपर फर्स्ट के लिए है, आपको देखेंगे ज्योग्राफी में सीधा सीधा दिया गया है। आपदा में भी देख सकते हैं, पेपर थर्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसमें भी आप इसे डाल सकते हैं। तो 2 पेपर में आएगा आपका, पेपर थर्ड और पेपर फर्स्ट। हिमनद यानी ग्लेशियर के पिघलने की दर में वृद्धि हुई है, तो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आया है आपका, लेटेस्ट मिलेगा सारा। तो ये इसमें देखते हैं सबसे पहले कि हिमालय रिवर बेसिन जो है आपका, इसमें लगभग कितना 2,08,043 ग्लेशियर झीलें हैं। कितनी? लगभग 28,000, सॉरी 28,000, कितनी 28,043 लगभग झीलें हैं। तो आप लगभग डाल दीजिए, 43 हटा के 28,000 झीलें हैं, जिनमें से 23,167 झीलें 5 हेक्टेयर से भी छोटी हैं। तो यहाँ सोचिए, अब ये सिकुड़ रही हैं, यानी एक रिपोर्ट सर्वे हुआ है, तो उस रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 2 से 51 मीटर की रफ्तार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो क्या समस्या होगी? भविष्य में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि ग्लेशियर क्या है, शुद्ध पेयजल का एक मुख्य स्रोत होता है। जो और नदियों में जो जल आपका जल चाहिए होता है, वो ग्लेशियर से ही मिलता है आपको। जितनी हिमालयी नदियां हैं, हिमालय से निकलती हैं, तो वो उनको जल कहाँ से, जल का स्रोत आपका हिमालय है। अगर वो इस गति से पिघल रहा है तो समस्या होगी आगे। तो इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 100 साल में कई छोटे ग्लेशियर अस्तित्व जो हैं, उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो आप सोच सकते हैं समस्याएं कितनी गंभीर होने वाली हैं। और इस पे आगे देखते हैं हम लोग, ग्लेशियर के पतले होने की औसत दर कितनी है। तो 2000 से लेकर 2020 के बीच में देखेंगे आप, तो करीब 3 गुना बढ़ चुकी है जो पिघलने की दर है, औसत दर ग्लेशियरों के। वो देखिए 2000 से लेकर 2020 यानी 20 सालों में के बीच में लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है दर। यानी किस कारण भी देखेंगे इसके अभी हम लोग। प्रभाव देख लीजिए कहाँ पड़ेगा इसका प्रभाव, तो नदियों में पानी की कमी होगी, तो बाकी जल स्रोतों के रिचार्ज में कमी आएगी, और पानी का संकट होगा। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं और भी प्रभाव इसके। तो यहाँ कम लिखे गए जो आर्टिकल में थे अलग से, उसमें आप कुछ रिसर्च कर सकते हैं इस पे। अब इसके कारण देख लेते हैं, जो ग्लेशियर का पिघलना हो रहा है वो उसके कारण क्या क्या है। एक तो देखिए स्थानीय, या ये बोल सकते हैं आप मानव जनित, है ना, स्थानीय या मानव जनित, और ग्लोबल या वैश्विक कुछ कारण हैं इसके पिघलने के। जैसे ग्लोबल में देखेंगे तापमान में वृद्धि हो रही, प्रदूषण में वृद्धि हो रही, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये सारे इस तरीके से आपके कुछ ये कारण हैं। कुछ इसमें देख लीजिए जो स्थानीय है, इसमें क्या है, तो तेजी से बढ़ता पर्यटन। पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहाँ पे लोग जाएंगे, गतिविधियां होंगी, तो उससे क्या होगा, हिमालयी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर नेगेटिव आपका प्रभाव देखने को मिलेगा। एक रिसर्च हुई है वो बताती है इस पे कि पहाड़ों पर कुल प्रदूषण में 80%, कितना 80% हिस्सा किसका है, मोटर वाहन के धुएं का है ये। अब सोचिए कि इतना प्रदूषण बढ़ेगा तो उससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, और उससे तापमान में वृद्धि होगी, तो क्या होगा, बर्फ जो है ग्लेशियर आपके पिघलेंगे। तो ये मोटर वाहन जो पर्यटन में वृद्धि हुई है उससे क्या है, लोग जा रहे हैं ज़्यादा, तो अपने मोटर वाहन लेके जा रहे हैं, तो उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे 80% जो कुल प्रदूषण में है तो वही जिम्मेदार है। और 10 वर्षों में अगर देखें तो हम लोग वाहनों की संख्या में लगभग 100 गुना वृद्धि हो चुकी है। बताइए कितना, 100 गुना वृद्धि हो चुकी है 10 वर्षों में पहाड़ों पे जाने की, यानी हिमालय पे। और जो ग्लेशियर हैं आपके, तो इस तरीके से पर्यटन बढ़ रहा है तो समस्याएं बढ़ रही हैं गंभीर। भारी मशीनरी का बेधड़क प्रयोग हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, देख रहे होंगे कि आज के समय में हर जगह सड़क बन रही है, कुछ बांध बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, इस तरीके की जो गतिविधियां हो रही हैं वो क्या है, वो सब इसका कारण है आपका ग्लेशियर पिघलने का। जंगलों में तेजी से बढ़ती मानव गतिविधियां, जंगलों की आग, और बड़े पैमाने पर नदियों में क्या है, बढ़ रहा मलबा। तो ये सारे समस्या कारण आपके इसके ग्लेशियर के पिघलने के। तो ये टॉपिक था आपका पेपर फर्स्ट और थर्ड का, तो इसको तैयार कर लीजिए। अब देखते हैं अगला टॉपिक इसमें, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हिंदी में बोलते हैं इसको। और इसको देखेंगे हम लोग शिक्षा में क्या यूज है इसका, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव इसके देखेंगे। पहले जान लेते हैं एआई क्या होता है। अभी फुल फॉर्म देख ली इसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी मनुष्यों में मानव बुद्धि के अनुकरण, मनुष्य नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे मशीनों होगा, मशीनों लिख लीजिए, मशीनों में मानव बुद्धि के अनुकरण को संदर्भित करता है, जो मनुष्य की तरह सोचने
वह कार्यों की नकल करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, ड्राइवरलेस कारों के विकास में उपयोग हो रहा है। सीरी, एलेक्सा जैसे स्मार्ट गैजेट्स देखे होंगे। तो ये सब किसका उदाहरण है? तो एआई का ही है। ठीक है, अब सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे, शिक्षा में एआई। शिक्षा में क्या है इसका यूज? तो देखिए, इससे एनालिटिक्स यानी डेटा विश्लेषण सीखने के लिए मदद मिलती है इससे। ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म में इसका उपयोग हो रहा है आज के समय में। साहित्यिक चोरी के विषय के लिए जो दस्तावेज होते हैं उनका स्कैन करने के लिए इसका उपयोग हो रहा है। भाषा पहचान तकनीक के रूप में उपयोग है। चैटबॉट के रूप में इसका उपयोग है। ग्लोबलाइज्ड लर्निंग के रूप में इसका उपयोग है। आप एक जगह बैठ के विदेशी लैंग्वेज या विदेशी कोर्स आप कर सकते हैं, तो ये इसमें भी इसका उपयोग हो रहा है। कमियां हैं कुछ, देख लीजिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नई होती है तो महंगी होती है, तो ये तो आप कॉमन डाल दीजिए, कहीं भी कोई टेक्नोलॉजी के बारे में पूछे, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ये लिखिए, क्यों महंगाई, इससे महंगा है ये, तो सभी के लिए क्या होगा, सेम प्राइस पे अवेलेबल नहीं होगी सेम सेम चीज़ें। केवल अमीर स्कूल द्वारा ही इसका उपयोग किया जा सकता है। असमानता में वृद्धि होगी, डिजिटल डिवाइड है अभी, तो और उसमें समस्या होगी, कुछ ही लोगों तक इसकी पहुंच होगी। मानव के सोचने की क्षमता कमजोर हो सकती है इससे, क्योंकि लोग ज़्यादातर डिपेंड हो रहे हैं अब किस पे, टेक्नोलॉजी पे, और ये तो एआई तो उससे बहुत आगे है। तो इससे क्या है, लोग अपना खुद का ब्रेन इस्तेमाल कम करना शुरू कर देंगे, तो उससे समस्या गंभीर देखने को मिल सकती है आगे। तो ये सारे नेगेटिव इसके कमियां दिखा सकते हैं, और भी हों कुछ, लेकिन दोनों ही पक्ष दिखाइए। कमियां आपको कमी दिखानी है हर चीज़ की। आपसे आलोचनात्मक अगर मूल्यांकन भी कराया जाता है तब भी आप कमियों को दिखाइए, लेकिन एक बैलेंस करके लास्ट में निष्कर्ष में आप दे सकते हैं, क्योंकि तकनीकी देखिए लाई जाती है सही उद्देश्य के लिए, दुरुपयोग तो हर चीज़ का हो सकता है। तो आपको कंक्लूजन हमेशा बैलेंस रखना है, और कोशिश करनी है कि भविष्योन्मुखी आप बनाएं उसको कंक्लूजन को। तो आप इस पे ये डेटा डाल सकते हैं, तीनों चीज़ों के लिए नोट डाउन करके रखिए। जब मेंस होगा आप देखेंगे कि मेंस में कितना उपयोगी होगा सिद्धि आपके लिए, क्योंकि हर जगह ये डेटा आपको मिलेगा नहीं। लास्ट में आपको क्या है कि मार्केट से उठाना पड़ता है डेटा, और एक साथ फिर आपको कुछ याद नहीं होता, और इस तरीके का मिलता भी नहीं है वो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। कैसा लगा वीडियो, लाइक और कमेंट करके आप बता सकते हैं, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।